सिंधु घाटी सभ्यता ने ब्रिटिशर्स की सोच पर प्रहार करा था। रुडयार्ड किपलिंग, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने जंगल बुक, मोगली जैसा करेक्टर लिखा था, उन्होंने एक पोम लिखी थी, व्हाइट मैन्स बर्डन। इस पोम में उन्होंने लिखा था कि एक जो गोरा व्यक्ति है उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो एशियन और अफ्रीकन जो काले लोग हैं उनको सभ्य बनाए। तो एक सूखा आज भी इंसान को परेशान करता है, लेकिन सूखे की वजह से जो इंसान है वो एक जगह से दूसरी जगह भी जो होता है वो जाता है। जैसे अफ्रीका से ऐसा माना जाता है, अफ्रीका से इंसान जो आया पूरी दुनिया में जो फैला, वो सूखे की वजह से हुआ, क्योंकि ये दो मेन मूर्ति थी, एक प्रीस्ट की और डांसिंग गर्ल की, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उनके बीच में विवाद हुआ। नमस्कार दोस्तों, हमारी पहचान क्या है? मंदिर है, ताजमहल है, क्या हो सकती है? अलग अलग लोगों के हिसाब से हमारी पहचान अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज जो हम सब भारतीयों को जोड़ती है वो है हमारा भूतकाल। और जब हम अपने पास्ट की बात करते हैं तो बात करेंगे हम अपनी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है। सिंधु नदी जो तिब्बत से निकलती है, भारत लद्दाख से गुजरती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस नदी के किनारे एक पूरी सभ्यता फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता ने ब्रिटिशर्स की सोच पर प्रहार करा था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने दावा किया भारतीय सभ्यता 2,500 या 3,000 साल पुरानी है। बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, तब से वो मानते थे। और उसके बाद में अलेक्जेंडर, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। रुडयार्ड किपलिंग, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने जंगल बुक, मोगली जैसा करेक्टर लिखा था, उन्होंने एक पोम लिखी थी, व्हाइट मैन्स बर्डन। इस पोम में उन्होंने लिखा था कि एक जो गोरा व्यक्ति है उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो एशियन और अफ्रीकन जो काले लोग हैं उनको सभ्य बनाए। तो एक बर्डन का नाम दिया गया कि उनकी एक जिम्मेदारी है। ये जो सोच थी व्हाइट मैन्स बर्डन, इसको झटका जब लगा जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। बाद में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर, एक पुराने शहर की खोज की। कितनी अजीब बात है, जो हम पर रूल कर रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि हम असभ्य हैं, वो खुद एक समय असभ्य थे। हमारे यहाँ पूरा एक शहर था, एक मैनेजमेंट था, एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के वीडियो से आपको भारतीय जो सभ्यता है, पुरानी सभ्यता, उसके बारे में पता चलेगा। और हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी आज जो सोच है, वो कैसे बिल्कुल बदल चुकी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान में फैली हुई थी, कुछ जगह अफगानिस्तान में भी थी। सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की। इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो, ये दोनों जगह अब पाकिस्तान में, लेकिन जो बात की साइड थी वो इंडिया में भी जो होता है खोजी जाने लगी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 4,500 साल पहले, 2,500 BC, बिफोर क्राइस्ट, अपने पीक पर थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हमें जानना जरूरी है, जो ह्यूमंस थे, होमो सैपियंस, वो लगभग 73,000 साल पहले या 55,000 साल के बीच में इस भारतीय उपमहाद्वीप में आए। तो ये शुरुआती लोग थे, घुमक्कड़ थे, घूमते रहते थे। लगभग 9,000 साल पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में लोग रहते थे उनमें सेडेंट्रीनेस आने लगी, मीन्स अभ्रमणशीलता, गतिहीनता। उनकी लाइफ में जो था उन्होंने घूमना बंद कर दिया, अब उन्होंने रहना शुरू कर दिया। जब कोई इंसान एक जगह रहेगा तो क्या होगा? बर्थ रेट बढ़ेगी। और एक जगह रहने का मतलब क्या है कि वो शिकार से उसकी जो लाइफ है वो थोड़ा सा बदलाव होगी और वो खेती की तरफ जाएगा। तो अब इस इंसान जो था 9,000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रहना शुरू करा, खेती करनी शुरू कर दी, और उनका बर्थ रेट भी जो था वो अब बढ़ने लगा। सूखा आज भी इंसान को परेशान करता है, लेकिन सूखे की वजह से जो इंसान है वो एक जगह से दूसरी जगह भी जो होता है वो जाता है। जैसे अफ्रीका से ऐसा माना जाता है, अफ्रीका से इंसान जो आया पूरी दुनिया में जो फैला, वो सूखे की वजह से हुआ, क्योंकि मौसम में बदलाव हुआ। इसी तरह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय भी एक तरह का सूखा आया होगा, जिस वजह से जो लोग जो थे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह रहना शुरू करा। तो ये जो जगह है, जो पूरा जो सभ्यता थी, ये बहुत बड़े एक एरिया में फैल गई। सूखे की वजह से लोग एक शहर की बजाय दूसरे शहर में रहने लगे। तो जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार बहुत बड़े एरिया में हमें मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम पुरानी किन सभ्यताओं के साथ में रख सकते हैं? एक मेसोपोटामिया, एशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। ये जो तीन सिविलाइजेशन थी इनके बारे में पहले ही पता था, इजिप्ट के बारे में, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पहले ही पता था, लेकिन भारतीय जो ये सभ्यता थी बाद में पता चली। उस समय सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका व्यापार होता था मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया के बारे में पहले ही पता था, वहां पे जब कुछ चीजें मिली वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती थी। तो ये पता लगा कि भाई ये जो सिविलाइजेशन है सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, ये मेसोपोटामिया के कंटेम्परेरी है। बाद में
अब जब और ज्यादा उस पर रिसर्च हो रही है तो पता लग रहा है ये और ज्यादा पुरानी है। विस्तार की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जितनी भी अब तक सिविलाइजेशन मिली है, अगर बात करें एरिया की, तो उसमें सबसे बड़ी है पाकिस्तान, वेस्टर्न इंडिया और अफगानिस्तान का भी एरिया इसमें आता है। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों को हमें देखना होता है। इस पाकिस्तान के नक्शे में आप देख रहे हो, ये जो ऊपर का एरिया है पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है। ये उम्मीद करेंगे भारत में मिलेगा किसी ना किसी दिन, और ये होगा जब ही जब हमारा देश ताकतवर बनेगा आर्थिक तौर पर भी, क्योंकि कभी भी लोग उसी देश में जाना चाहते हैं जो आर्थिक तौर पे मजबूत हो। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो शुरुआत में क्या था, इंग्लैंड ही तो था। बाद में क्या हुआ, इंग्लैंड ने बहुत तरक्की करी, पैसा आना शुरू हो गया, तो पहले स्कॉटलैंड मिला, बाद में आयरलैंड मिल गया और यूनाइटेड किंगडम बन गया। तो भारत में भी हमें उम्मीद है भाई पूरा पूरा कि ये जो एरिया है गिलगिट बल्टिस्तान, ये भी भारत में मिलेगा, यहाँ के लोग भारत में आएंगे। बस हमें क्या करना है, हमें इस देश को आगे ले जाना है। ये पाकिस्तान का नक्शा है। इसमें आप देख रहे हो बलूचिस्तान, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। पंजाब, भाई यहाँ तो बहुत ही मेन है, सबसे पहले हड़प्पा जो है वो यहीं पे निकले थे। और सिंध, ये जो तीन जगह हैं ये पाकिस्तान की, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इंडस रिवर, इसका उद्गम स्थल तिब्बत में, जो इस समय चाइना के कब्जे में, माउंट कैलाश, माउंट कैलाश से ये निकलती है। बाद में ये घूमती हुई लद्दाख से जाती है, लद्दाख इंडिया से होकर जाती है, लद्दाख से, और फिर ये पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहां से आती है और इधर जाके जो है अरेबियन सी में जो है मिल जाती है, कराची के पास में अरेबियन सी में जो है मिल जाती है इंडस रिवर। ये जो नदियां बाकी की झेलम, चेनाब, बीस, सतलज, रावी, ये सब सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस वैली में मिलती हैं। इन नदियों के किनारे जितनी सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, बीस, सतलज, रावी, इनके किनारे पूरी की पूरी सभ्यता ने विस्तार लिया, इसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम भारत की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता हमें कहाँ कहाँ मिलती है, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के निशान मिलते हैं। जब इस सभ्यता के बारे में पता चला तो शुरुआत में माना गया कि ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का ही एक भाग है, लेकिन बाद में जब रिसर्चर्स ने इस पर खोज करी, पाया ये एक अलग ही सिविलाइजेशन थी। जॉन मार्शल ने इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा, क्योंकि ये पूरी सभ्यता इंडस नदी के किनारे थी। तो सबसे पहले जो नाम जिसे दिया वो था, जॉन मार्शल ने इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पुकारा। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हमें बहुत सी जगह के बारे में पता चलता है, लेकिन हम मेजर जगह के बारे में बात करेंगे। देखो हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं क्योंकि सबसे पहली खोजी यहीं पे हुई थी, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया। फिर मोहनजोदड़ो, ये दूसरा शहर, ये भी पाकिस्तान में है। धोलावीरा, गुजरात, ये धोलावीरा जो है जगह, ये गुजरात में आती है, ये एक मेजर जगह थी। राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। और एक जगह है गेंद्रीवाला, पंजाब, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर में। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन इनको हम कह सकते हैं कि ये मेन जगह थी। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो राखीगढ़ी का नाम भी अब आता है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में, ये हरियाणा का मैप देख रहे हो, इसमें हिसार है, हिसार, यहाँ पे राखीगढ़ी पड़ता है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी में हमें 8,000 साल पुरानी सभ्यता के सबूत मिले। राखीगढ़ी में हमें स्केलेटन मिला है। इस स्केलेटन का डीएनए टेस्ट कराया गया, और जो डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। जो डीएनए टेस्ट के रिजल्ट थे, इनके जीन्स जो द्रविडियन होते हैं, साउथ इंडियन पीपल होते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, और उसमें भी इरूला पीपल, ये एक कम्युनिटी है, द्रविडियन में भी एक कम्युनिटी, उनके जीन्स से मिलते जुलते हैं। जबकि हम जो उत्तर भारतीय हैं, हमारे जीन्स आर्यन से मिलते जुलते हैं। बहरहाल हम इन स्केलेटन के जो जीन्स के टेस्ट हैं, उनके रिजल्ट के आधार पे हम ये मान सकते हैं कि उनके जो जीन्स थे वो द्रविडियन, उनमें इरूला जो कम्युनिटी है उनसे मिलते जुलते थे। लेकिन हम ये मान के चल लें कि जो नॉर्थ इंडियन है वो पूरी तरीके से बाहरी हैं। ये खोज तो आगे होती रहती है। अभी एक स्केलेटन मिला है, हो सकता है कोई दूसरा स्केलेटन मिल जाए कहीं पे, तो ये दर्शाए कि उत्तर भारत के लोग जो हैं वो यहाँ पे पहले से रहते थे। कई तरह के लोग, कई सभ्यताएं एक साथ एक समय पे फल फूल रही थी। तो ये थ्योरी जो होती हैं समय समय पे आती रहती हैं और उनकी विचारधारा बदलती रहती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें, जो सबसे ईस्ट में था, तो वो था आलिमगिरपुर। साउथ की बात करें तो वो था डायमाबाद। नॉर्थ में सबसे जो आखिर में जो जगह थी वो थी मांडा। और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो वो था सुक्तागन। अच्छा, कुछ एरिया जो है वो अफगानिस्तान में भी था, जो आता है शौर्तगल। पोर्ट सिटीज की बात करते हैं,
पोर्ट सिटीज का मतलब है कि जो व्यापार होगा वो समुद्र के किनारे होगा। तो ये ज्यादातर जो शहर थे वो समुद्र के किनारे थे। कुछ शहर ऐसे थे जो थोड़ा दूरी पे थे, लेकिन ज्यादातर जो कहेंगे हम वो समुद्र के किनारे थे। अच्छा, गुजरात हमेशा से ही आगे रहा है। सरकोटा, ये गुजरात में है। लोथल, ये भी गुजरात में पोर्ट है, यहाँ से बिजनेस होता था। कुंतसी, ये भी गुजरात में है। अलादीनो, ये कराची के पास में जगह है, वहां से व्यापार होता था। बालाकोट, ये बलूचिस्तान में, बालाकोट के नाम से वैसे ही आपको पता होगा, एयर स्ट्राइक हुई थी। ये बलूचिस्तान में, यहाँ से बिजनेस होता था। और सतकंदर, ये भी पाकिस्तान में। यहाँ से जो बिजनेस होता था वो आसपास के जो उस समय एरिया थे, खासकर मेसोपोटामिया, उससे बिजनेस रिलेशनशिप थे। सिंधु घाटी के बारे में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो पता लगती है हमें चार्ल्स मैसन से। चार्ल्स मैसन जब आए थे उस समय पंजाब के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था। महाराजा रणजीत सिंह को जिन्हें हम शेर पंजाब से कहते हैं, उस समय रूल करा करते थे। तो ये चार्ल्स मैसन जो थे डिटेक्टिव थे, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया करते थे ब्रिटिशर्स को। चार्ल्स मैसन ने यहाँ पे कुछ खंडर देखे, उन्हें नहीं अंदाजा था कि ये कितने पुराने हैं, लेकिन जब वो वापस इंग्लैंड गए तो उनके बारे में लिखा। उन्होंने 1842 में एक बुक लिखी थी, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। तो यहाँ पे जो उनकी यात्रा थी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब, उसके बारे में लिखा था। और जो ये खंडर थे, इनके बारे में सबसे पहले जो जिक्र करा था वो चार्ल्स मैसन ने करा था। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई, और बाद में 1849 में एंग्लो सिख वॉर हुई। ये सेकंड एंग्लो सिख वॉर थी, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई। और इसी के साथ में अब आर्कियोलॉजी की शुरुआत हुई इस रीजन में। ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा, लेकिन कई ऐसी अच्छी चीजें थीं जो उन्होंने शुरुआत करी। अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो हम नहीं समझते कि हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कभी बन पाता। हमारे यहाँ लोग रहते थे, राजा महाराजा सब लोग रहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज पे वर्क नहीं करा। एक चीज और थी जिस चीज ने ब्रिटिशर्स को आर्कियोलॉजी के लिए प्रेरित करा। फ्रांस ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। इजिप्ट में पिरामिड थे। फ्रांस इजिप्ट की जो पुरानी सभ्यता थी उस पर दिलचस्पी दिखला रहा था। ब्रिटिशर्स ने भी भारत की जो पुरानी सभ्यता थी जिसके सबूत मिलने शुरू हो गए, उसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जगह जो खोजी गई थी वो थी हड़प्पा। लोकल लोग, जो आसपास लोग रहा करते थे, वो उस समय इसे मुर्दों का टीला, ये जिन्नों की बसाई हुई बस्ती कहते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खंडर थे, टूटे फूटे मकान पुराने से पड़े हुए थे। अच्छा, पंजाबी में जो हड़प्पा वर्ड है वो निकला है हड़प से। हड़पने का मतलब क्या होता है? कोई चीज निगल जाए, बर्बादी ने किसी जगह को हड़प लिया हो। एक दूसरी और थ्योरी मानी जाती है। ऋग्वेद में जिक्र आता है एक शहर का, हरिरूपिया। हरिरूपिया के बारे में जिक्र आता है कि इंद्र ने हरिरूपिया शहर के बाहर एक लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो वर्ड है, शायद हड़प्पा, ये ऋग्वेद से लिया गया हो। यहाँ के लोगों को इस शहर की अहमियत का ही नहीं पता था। जब उन्हें ईंटों की जरूरत पड़ती थी तो जो ये शहर था हड़प्पा, यहाँ से ईंटों को ले जाते थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा वो पहुंचा था रेलवे लाइन से। ब्रिटिशर्स का पूरा कब्जा भारत में हो चुका था। उन्होंने यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई। रेलवे लाइन बिछाने में जब ईंटों की जरूरत पड़ी तो जो ठेकेदार, जो उस समय लोग काम करा करते थे, वो ईंटें यहाँ से ले जाते थे। अनजाने में पूरा एक जो पुराना शहर था, हजारों साल पुराना, उसको नुकसान पहुंचा दिया गया। एक पूरी पूरी लेयर ही गायब कर दी गई। लेकिन एक चीज से ये हुई कि एक लाइट में एक चीज आ गई कि भाई ये शहर था, क्योंकि जब ईंटें उठाई गई तो नीचे की जो ईंटें थी वो सामने आने लगी। हड़प्पा के बाद में जो दूसरा शहर खोजा गया वो था मोहनजोदड़ो। ये भी पाकिस्तान, सिंध में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, मोन्स ऑफ डेथ। ऐसा हम कह सकते हैं कि पुराने समय में जब यहाँ पे लोग जाते होंगे तो उन्हें यहाँ पे डेड बॉडीज मिली होंगी। इस वजह से उन्होंने इसे मोहनजोदड़ो का। 1857 में भारत में क्रांति हुई। 1857 से पहले तक जो यहाँ पे रूल कर रही थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मनमाने तरीके से रूल किया करती थी। बाद में जो ये पूरी की पूरी पावर थी वो आ गई क्राउन रूल के पास में। अब जो यूनाइटेड किंगडम के राजा और रानी थे वो सीधे सीधे अब इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। कहना का मतलब है अब इंडिया का जो राजा और रानी, जो सबसे सुप्रीम जो था, वो कौन हो गए? इंग्लैंड के राजा और रानी। इस समय क्वीन विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम की महारानी थी, उनके हाथ में अब पूरी भारत की सत्ता आ गई। भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का पूरी तरीके से कब्जा हो गया। और इसी के साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एएसआई की स्थापना हुई 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बने। अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह माना शुरुआत में जब इन्होंने इस सभ्यता के बारे में खोज करी कि शायद ये कोई बुद्धिस्ट, लॉस्ट बुद्धिस्ट सिटी है, क्योंकि चाइना से कई एक सारे जो यात्री थे वो यहाँ पे आए थे।
और उन्होंने विवरण दिया था इस जगह के बारे में, तो वो ये मान के चल रहे थे लगभग 2000 साल पुरानी ये कोई सभ्यता होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। काफी समय तक हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन समय बदला। नए वायसराय बनकर आए थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने एक एक्ट पास करा, एशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, और जॉन मार्शल को अपॉइंट करा एएसआई के, ये अब हेड बन गए। की देखरेख में अब हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इसका काम आगे बढ़ा। जॉन मार्शल ने ही फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा था। बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने बताया कि ये पूरा का पूरा एक पुराना शहर है हड़प्पा, और 1922 में आरडी बैनर्जी ने इसको आगे काम चालू रखा। इसके बाद में और भी कई एक सारी साइट्स ढूंढी गई। 1990s के दौरान आरएस बिस्ट ने एक स्टोन इंस्क्रिप्शन, एक पत्थर का शिलालेख खोजा। इस पत्थर के शिलालेख में कई सारे साइन बने हुए थे। इसके बाद जो मेजर डिस्कवरी हुई, वो हुई राखीगढ़ी हरियाणा में। 1997 में अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी में एक खोज करी, एक पुरानी सभ्यता के बारे में बताया, जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ी हुई थी। इसके बाद में राखीगढ़ी में और ज्यादा एक्सकेवेशन हो गए। वसंत सिंधे ने 2014 में इसको और ज्यादा खोज करके बताया। राखीगढ़ी की जो साइट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं, वैसे इसे 3 स्टेजेस में भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 4 स्टेजेस की बात करूंगा। सबसे पहली स्टेज आती है न्यूलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। यहाँ पे लिथिक से मतलब क्या होता है? लिथिक होता है स्टोन, लिथिक होता है स्टोन, और न्यू माने होता है न्यू, न्यू स्टोन एज। इसका मतलब क्या है? इंसान जो था वो पत्थरों से अब जो है थोड़ा थोड़ा मेटल की तरफ शिफ्ट कर रहा था। उसने एक जगह रहना शुरू कर दिया था, मकान बनाने शुरू कर दिए थे, और अब वो शिकार की बजाय जो है खेती की तरफ जाने लगा था, जैसे नवपाषाण काल कहते हैं। इसके जो सबूत मिले हमें, वो बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, पाकिस्तान में। यहाँ पे जो है सबूत मिले, कच्चे मकान मिले, कोई ईंटें जो थी वो पकी हुई नहीं, और लगभग ये 9000 साल पुराने का समय है। इस समय इंडिया में अगर हम बात करें तो बिराना, जैसे बिरदाना कहते हैं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न इंडिया में जो जगह है, वहां पे हमें कुछ जगह मिली है जिसका हम कह सकते हैं कि ये नवपाषाण काल से जुड़ी हुई थी। इसके बाद में आती है सेकंड स्टेज, अर्ली हड़प्पा। अब थोड़े से शहर जो थे वो विकसित होने लगे। ये समय आता है 3300 बीसी से लेके 2600 बीसी। इस समय जो शहर थे वो विकसित होने लगे थे। फिर आता है थर्ड मैच्योर पीरियड। इस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी। ये जो टाइम पीरियड था इस समय, ये 2600 बीसी के आसपास था। टाइम पीरियड है, ये कई बार हमें अलग अलग मिलता है, क्योंकि इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है। हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो अपने पीक पर थी। फिर आती है फोर्थ स्टेज। इस समय जो था इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। ये लगभग 1900 बीसी, हम कहेंगे तो लगभग 3500 साल के आसपास की बात है, जब इस समय सिविलाइजेशन जो थी वो अपने डाउनफॉल पे जाने लगी। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की। भाई अगर हम खेती की बात करें तो इस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो सबसे पहली ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ पे कॉटन के खेती के हमें सबूत मिलते। इसके अलावा जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, कमिन, जीरा, इसके हमें हमें सबूत मिलते हैं। गार्लिक, लहसुन, पीज, मटर, व्हीट, पार्ले, जौ, इन सब के हमें सबूत मिलते हैं। इस समय जो था इन चीज़ों की यहाँ पे खेती करी जाती थी। इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, एक शहर था। शहर कब बनेगा? जब वहाँ पे बिजनेस होता होगा। और शुरुआती बिजनेस कौन से होते होंगे? भाई साफ सीधी बात है, फार्मिंग से रिलेटेड, जो खेती होती थी इससे रिलेटेड बिजनेस करे जाते थे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस करे जाते थे। और इस समय के जो बिजनेस करे जाते थे उसके बारे में हमें इस वजह से पता लगता है क्योंकि यहाँ पे कई सारी सील्स मिली हैं, वेट मिले हैं, और मेजर्स, जो नाप तोल करने की चीजें होती हैं, वो हमें यहाँ पे मिली हैं। इस समय बार्टर सिस्टम को फॉलो कराया जाता था। जो व्यापार होता था वो अदला बदली करके होता था। जैसे आपको गेहूं की जरूरत है तो आपने दूसरे से गेहूं ले लिए और दूसरे को चावल दे दिए। अदला बदली करके जो है वो बिजनेस कराया जाता था। इस वाली सिविलाइजेशन को हम उन्नत इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सबूत मिले हैं वेट के बारे में। तराजू, उस समय का तराजू है जिसमें हमें वाट मिलते हैं, और ये जो वाट हैं ये खास जो है वेट को दर्शाते हैं, खास वेट को बताते हैं। ये आप देख रहे हो पिक्चर में, ये वेट है। इसमें पता लग रहा है कि जो उस समय लोग थे वेट का यूज करते थे तोलने में। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो दो शहर मिले हैं पुराने, कि अगर हम आबादी की बात करें लगभग 30 से 60 हजार लोगों के बीच में यहाँ रहते थे। यदि सिविलाइजेशन की बात करें जो अपने पीक पर थी तो लगभग 50 लाख लोगों के आसपास लोग रहा करते थे। टाउन की बात करते हैं, जो टाउन होते थे वो स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग थी, प्लानिंग के हिसाब से बनाया जाता था। जैसे घर है, घर के बाद में थोड़ी सी ऊंचाई पे कोई बड़ा घर मिला,
ऊंचाई पे होता था, जैसे कि किला है तो वो ज्यादा ऊंचाई पे होगा। एक स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग मिलती है। ये जो टाउन प्लानिंग थी ऐसे डेवलप थी जैसे हम आज के चंडीगढ़ से कंपेयर करें। उसी तरीके से वहां पे ग्रिड सिस्टम को फॉलो करा जाता था। बिल्डिंग्स जो होती थी वो बकायदा एक तरीके से बनाई जाती थी। सड़कें होती थी तो वो ऐसे थी जैसे टू लेन रोड हो। अगर हम घर की बात करें तो वो नालियों से जुड़े हुए थे। उनके हर घर के बाहर एक नाली होती थी और नाली भी जो होती थी वो कवर्ड होती थी। अच्छा, नाली की एक खासियत होती, उनके बीच में एक सिस्टम होता था कि अगर ब्लॉक हो जाए तो उसे निकाला जा सके। एक चित्र इमेज है, एक दीवार से घिरा हुआ होता था शहर, एक पूरी दीवार होती थी और उस दीवार का जो हम अनुमान लगा सकते, वो पानी को बाहर रखने के लिए बनाई जाती थी या फिर हो सकता था सुरक्षा के हिसाब से भी दीवार बनाई जाती थी। इस वाली सिविलाइजेशन में टाउन है, में हमें सिटाडेल एक छोटे से किले नुमा घर भी मिलते हैं जो बड़े घर होते थे, ऊंची जगह पे बनाए जाते थे। अच्छा, वेस्टर्न पार्ट, शहर के वेस्टर्न पार्ट होते थे, उसमें जो ऐसा लगता है कि उसमें अमीर लोग जो ऊंचे दर्जे के लोग थे वो रहा करते थे, घर बड़े होते थे। और जो बाकी शहर थे उन ईस्टर्न पार्ट में जो घर होते थे वो कंपैरेटिवली छोटे होते थे। हम मान सकते हैं कि वहां पे कॉमन पीपल रहा करते थे। द ग्रेट बाथ एट मोहिंजोदड़ो, मोहिंजोदड़ो जो साइट है उस पर एक ग्रेट बाथ मिला है, जैसे हम कह सकते हैं एक स्विमिंग पूल। ब्रिटिशर्स ने इसे ग्रेट बाथ कहा। ग्रेट बाथ कहने का कारण क्या था कि जितने भी और सिविलाइजेशन थी उसमें इस तरह का कोई स्विमिंग पूल नहीं मिला, उसे उन्होंने ग्रेट बाथ कहा। यहाँ पे वो ये मान के चल रहे थे कि ये किसी रिचुअल, जो किसी पवित्र जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उसमें इस बात का यूज करा करते होंगे लोग। लोग आते होंगे और यहाँ पे स्नान करते हैं। हम एक कल्पना कर सकते हैं उस समय इस जो ग्रेट बात था उसका क्या इंपॉर्टेंस थी। इसके ग्रेट बात का अगर हम बात करें तो इसकी एंट्री होती थी पानी की और एग्जिट होती थी। आज के स्विमिंग पूल की तरह हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। स्विमिंग पूल इसमें शुरुआत में शैलो होता है, थोड़ा ज़्यादा गहरा नहीं होता, फिर वो गहराई बढ़ती चली आती। इसका भी इसी तरीके से था। इस ग्रेट बाथ में नॉर्थ और साउथ में एंट्री पॉइंट होते थे, लोग नॉर्थ और साउथ से एंट्री कर सकते थे और वो गहराई बीच में ज़्यादा हो जाती थी। अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की, 12 मीटर ये लंबा था, 7 मीटर इसकी चौड़ाई थी और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ थी ग्रेट बाथ की वो 2.4 मीटर थी, लगभग 8 फीट इसकी गहराई थी। तो गहराई जो थी वो एकदम नहीं थी, हल्का सा वो बढ़ती जाती थी। इसकी दीवारें ईंट से बनी हुई थी, इस वजह से पानी का कोई असर नहीं होता था। ग्रेनरी, भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन शहर, और शहर में क्या होगा, लोग रहेंगे तो वहाँ पे जो होता है जो अन्न होता होगा उसे रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए। यहाँ पे हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ग्रेनरीज मिली हैं। ये 6 इस तरीके से मिले हैं जहाँ पे अनाज को रखा जाता होगा। अब बात करते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज से मतलब क्या होता है, कांसा। ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ब्रॉन्ज, कांसे का इस्तेमाल करने लगे थे। ब्रॉन्ज एलॉय है कॉपर, तांबे और टिन का। आपने 11वीं सदी की नटराजन की मूर्ति देखी होगी। ये जो नटराजन की मूर्ति है ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। इसकी शुरुआत हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिलती है। उस समय जो हमें चीजें मिली हैं ब्रॉन्ज की, उनमें हमें बारीकी नहीं मिलती है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड और टिन का यूज करा जाता था। जो लेड होता था इसको हम शीशा कहते हैं। शीशे से मतलब ये वाला शीशा नहीं है जो आप समझ रहे हो, एक धातु है, इसमें चमक होती है, आसानी से पिघलाकर कोई भी रूप दिया जा सकता है। प्रारंभिक केमिकल इंडस्ट्री की शुरुआत हम कह सकते हैं शीशे, लेड से हुई थी। लेड शीशे को हम प्राचीन समय का प्लास्टिक कह सकते हैं। इसे आसानी से पिघलाया जा सकता था, मोड़ा जा सकता था। पुराने समय में रोमन साम्राज्य, आज के इटली में, लेड से वाटर पाइप बनाए जाते थे। हालांकि बाद में लेड से होने वाली बीमारियों का पता चला। हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बनावली में टच स्टोन मिला है। टच स्टोन जिसे कसौटी कहते हैं, इसका इस्तेमाल गोल्ड की शुद्धता जांचने में किया जाता है। मेरा खुद का अनुभव है, बचपन में मैंने सुनारों के पास टच स्टोन देखा था, जिसे वो सोने की शुद्धता, प्योरिटी जांचने के लिए इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लंबाई नापने, वजन और समय को जानने का ज्ञान था। खुदाई में वाट मिले हैं जो सटीक वजन को बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नाव बनाने और सील बनाने का काम किया जाता था। टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। टेराकोटा से मतलब है मिट्टी की बनी हुई खास मूर्तियां। टेराकोटा की गाय, भालू, बंदर और कुत्तों की मूर्तियां मिली हैं। बर्तन मिले हैं जो पहिए से बने हुए हैं, इनमें चमक है। ज्यादातर बर्तन काले या लाल रंग के मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय खिलौने और खेल के सामान भी मिले हैं।
जैसे डाइस, जिसे पासा कहते हैं, में 6 होल मिले हैं। साजो-सज्जा, मेकअप के आइटम भी मिले हैं। कुछ फीमेल की मूर्तियों में बालों के बीच मांग में लाल रंग मिला है। ये ऐसा ही है जैसे आज के सिंदूर इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एक फेमस मूर्ति है, जो न्यू दिल्ली म्यूजियम में है, मेल डांसिंग टॉर्सो। ये 2 मेन मूर्ति थी, एक प्रीस्ट की और डांसिंग गर्ल की, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उनके बीच में विवाद हुआ। वो ऐसा था कि शुरुआत में जो खोज हुई वो पाकिस्तान में हुई, तो ज़्यादातर जो चीज़ें थीं, वो लाहौर म्यूज़ियम में रखी गईं। लेकिन उस समय के भारत की जो राजधानी थी, वो दिल्ली था, जिस वजह से ये सारी की सारी मूर्तियाँ जो थीं, वो दिल्ली म्यूज़ियम में लाई गईं। जब भारत का बँटवारा हुआ, पाकिस्तान का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उसने इन मूर्ति वापस माँगा, तो भारत ने मना कर दिया। दोनों तरफ के जो ऑफिसर्स थे, उनके बीच में काफ़ी बहस हुई। बाद में एक समझौता हुआ और जो मूर्तियाँ थीं, दिल्ली म्यूज़ियम में, उनको आधा-आधा बाँट लिया गया। लेकिन जो विवाद हुआ, वो 2 मूर्तियों के ऊपर हुआ, एक प्रीस्ट की और दूसरी डांसिंग गर्ल। बाद में पाकिस्तान को प्रीस्ट की मूर्ति, भारत को डांसिंग गर्ल की। प्रीस्ट पुजारी की मूर्ति है, जिसने शॉल ओढ़ी हुई है। इस शॉल पर एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई देखने को मिलती है। इस मूर्ति में हम दाढ़ी देख सकते हैं और साथ में गंभीर मुद्रा नज़र आती है, जिस वजह से हम इसे प्रीस्ट की स्कल्पचर कहते हैं। डांसिंग गर्ल की मूर्ति ब्रॉन्ज की है, 10.8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, जो त्रिभंगा की मुद्रा में है। त्रिभंगा में शरीर एक तरफ झुका हुआ होता है, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो। ये चित्र सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। अपर मेल बॉडी पार्ट, टार्सो, जो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, हमें मिलता है। ये भी एक प्रसिद्ध मूर्ति। टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई मदर गॉडेस की स्कल्पचर मिली है। इस मूर्ति पर नेकलेस, कमरबंद है। इसके अलावा सील्स, जो टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई थी, एगेट, चैट, ये एक प्रकार के पत्थर है, इनकी सील मिलती है। कॉपर की सील, सोना, हाथी दांत और चांदी मिलती है। वहीं जोदड़ो में प्रसिद्ध पशुपति सील मिलती है, जो क्रॉस लेग्ड, पालती मारकर मुद्रा में है। सर जॉन मार्शल ने इस सील को हिंदुओं के भगवान शिवा से जोड़ा था। इस सील में 3 सिर हैं, जैसे भगवान शिव के सिर पर फुल के सींग नुमा मुकुट है, योगा की मुद्रा में है, जानवरों से घिरी हुई है। इस वजह से इसे पशुपति सील कहा गया। पशुपति माने जानवरों का देवता। भगवान शिव को वैसे भी जानवरों का देवता कहा गया है। हालांकि कई विद्वान इस तथ्य को नकारते हैं। आईवीसी में हमें स्पिंडल, जो कॉटन से कपड़े बनाने में इस्तेमाल की जाती थी, लोथल में चेस से मिलता जुलता गुड़ मिला है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय बैटल्स और ड्रम्स, जो वाद्य यंत्र हैं, के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। सबसे बड़ी मिस्ट्री जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। इस वजह से हमें उस समय के तौर तरीकों के बारे में पता नहीं चलता। रिलीजन की बात करते हैं, कोई टेम्पल नहीं मिला है, कुछ मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें हम मदर गॉडेस कह सकते हैं। मदर गॉडेस की मूर्ति के पेट में पौधे को निकला हुआ दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पेड़ और जानवरों की पूजा करते थे। इनमें हमें एक सींग वाला जानवर, जिसे हम काल्पनिक कहेंगे, सील में चित्र के रूप में मिलता है। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ? ब्रिटिशर्स ने यह थ्योरी दी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका पतन का कारण आर्यंस थे। आर्यंस जो बाहरी लोग थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण करा और इसे तहस नहस कर दिया। इस थ्योरी के द्वारा वो प्रूव करना चाहते थे जैसे वो बाहरी लोग हैं, उसी तरीके से उत्तर भारत के लोग भी बाहरी हैं। लेकिन ये थ्योरी हम गलत मान के चलेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी अवशेष मिले, उसमें कहीं पे भी हमें आगजनी के निशान नहीं मिलते, या फिर कोई हमें ऐसा संकेत नहीं मिलता बाहरी लोगों ने लूटमार करी हो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख कारण माना जाता है पतन का, वो जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस मानी जाती हैं। उस समय अर्थक्वेक आया होगा, जिसकी वजह से, भूकंप की वजह से नदियों का रुख बदला और वहां के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। इसके अलावा बारिश का जो पैटर्न था मौसम का, उसमें बदलाव हुआ, जिस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वहां से जाकर कहीं और बसना पड़ा। बहरहाल, एक सभ्यता खत्म होती है, दूसरी सभ्यता की शुरुआत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे पनपी, अब वो खत्म हो गई और एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, जो गंगा वैली के किनारे हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये विषय